हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगी और आपकी तैयारी है वो अच्छे से कंटिन्यू कर रही होंगी। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस प्री 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही थी। ये पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे पूरे सिलेबस को है वो कवर करती है। हम अच्छे से इसको कवर कर रहे हैं और इसका रिवीजन भी कर रही हैं। हमारा जो टेस्ट नंबर है वो आज का 54वां टेस्ट रहने वाला है। इस टेस्ट के अगर सिलेबस की हम बात करें तो इसमें तीनों टॉपिक है, मैंने आपको कल बता दिए थे, क्योंकि अब से हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो टॉपिक वाइज होगी, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। अगर हम मैंने आपको बताया था कि इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि संशोधन के प्रकार कैसे होते हैं, संशोधन के अंदर प्रक्रिया कैसी रहती है, साधारण बहुमत से होना चाहिए, विशेष बहुमत से होना चाहिए, विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य अनुसमर्थन से होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं आज के हमारे टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। दूसरे मैंने आपको राजस्थान ज्योग्राफी की बात की थी। राजस्थान ज्योग्राफी में मैंने आपको टॉपिक बताया था आपके जलवायु और मृदा। इसके जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन वो सारे के सारे आज हम कवर करेंगे। आज जो हमारे क्वेश्चन है वो 55 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा जो टॉपिक मैंने आपको बताया था राजस्थान आधुनिक हिस्ट्री का, जो 20वीं शताब्दी में जो जनजातीय आंदोलन, ये 3 टॉपिक है। ज्योग्राफी के 2 करके 4 टॉपिक हो गए। हमको इस टेस्ट में अच्छे से इनको कवर करना है। और आज मैंने आपको बोला था कि पहले आप ये टॉपिक है वो पढ़ के आइएगा, तो जो पढ़ के आए उनको तो और अच्छे से समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इन क्वेश्चंस को देखकर अच्छे से समझकर पढ़कर फिर जब आप टॉपिक का रिवीजन करेंगे तो अच्छे से देखना है कि कहाँ कहाँ से है आपके क्वेश्चंस है वो पुटअप होते हैं। अब मैं कल का सिलेबस, कल के टॉपिक में आपको बता देती हूँ। इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी का जो आपका कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके इमरजेंसी जो प्रोविजन होते हैं, यानी आपात उपबंध। आपात उपबंध में आपके सारे आ जाएंगे। राष्ट्रपति आपात हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, ये आप क्या आ जाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल है वो क्या संरक्षण करते हैं, प्रीवी प्रोसेस का उन्मूलन कैसे होता है, कई विवाद हुए थे उनमें न्यायालयों के जो हस्तक्षेप हुए थे उनका वर्जन, ये सारे के सारे हम इसमें कल वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे। इंडियन आपकी पॉलिटी होगी, उसके साथ हमारी जो राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है, राजस्थान ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक होगा खनिज। तो हम कल के क्लास में वो खनिज को कवर करेंगे। और हमारी जो आधुनिक राजस्थान की हिस्ट्री है उसके जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारा रहेगा किसान आंदोलन, 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन। तो कल की क्लास भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए, मैंने कल का सिलेबस आपको बता दिया है। अब आज की बात करते हैं। कुछ बच्चों के ये भी है कि मैम जो आपके इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, इनके जो आपके आधुनिक समाचार पत्र थे वो और बुक्स, हम समाचार पत्र जो इम्पोर्टेंट समाचार पत्र है वो और जो इम्पोर्टेंट रचनाएं या बुक्स है वो मैं आपको करवाऊं। और साथ में इनके साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं जिनका निर्माण हुआ उनमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके भी क्लास है मैं आपको प्रोवाइड जल्दी करवा दूंगी। और साथ में इसके जो फैक्ट होंगे, जो नोट्स होंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी, जो जो इम्पोर्टेंट होंगे तो आप वहाँ से याद कर लेना। आपके आर्थिक समीक्षा से है वो 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आर्थिक समीक्षा। तो उसकी भी जो क्लासेज है वो बीच बीच में मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी ताकि वो भी हमारे अच्छे से कवर हो जाए। आज के टेस्ट की बात करें तो हमारे आज का टेस्ट है, सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी का टॉपिक लेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक। जब भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है जब संविधान संशोधन विधेयक होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ी हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया है वो दी गई है? 348, 358, 368 और 378। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 368। अब अनुच्छेद 368 आ ही गया है तो इसके बारे में मैं थोड़ी और जानकारी दूंगी आपको। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो आपका अनुच्छेद 368 है उसका संशोधन कब कब हुआ है, या इसके अंदर है वो कितनी बार संशोधन हुआ है। तो अनुच्छेद 368 है उसमें अब तक है वो 3 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार? 3 बार। कौन कौन सा हुआ है? पहला इसमें हुआ था 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1956 में।
फिर दूसरा इसमें हुआ था 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन वो हुआ था 1971 में। और फिर तीसरा हुआ था 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां, वो हुआ था 1976 में। तो अब तक आपके अनुच्छेद 368 है उसमें 3 बार संशोधन हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों याद रखनी है। आप रखना चाहो तो ये भी याद रख सकते हो कि जो 7वां संविधान संशोधन है वो राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित था। 1956 के पारित होने के कारण आवश्यक हो गया। और इसमें क्या हुआ था, इसमें जो आपका 368(2) है, इसमें शब्द है वो प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ब में विनिर्दिष्ट विलुप्त कर दिए गए थे। तो आपको इतना ही याद रखें कि अनुच्छेद 368 है उसमें संशोधन हुआ है, 3 बार हुआ है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, उसमें 368(2) में है, वो इसमें आपको कुछ विलुप्त किए गए थे या कुछ ऐड किए गए थे। तो ये इसमें क्या हुआ था, 368(2) से संबंधित है। तीसरा अगर हम याद करें, दूसरा कि 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971, तो उसमें क्या किया गया था, उसमें अनुच्छेद जो 368 है उसमें उपखंड 1 और अपखंड 3 को जोड़ा गया था और 2 को संशोधित किया गया था। तीसरे की अगर हम बात करें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था, उसके द्वारा जो आपका अनुच्छेद 368 है उसमें आपका खंड 4 और खंड है वो 5 से जोड़ा गया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि 368 में कितनी बार संविधान संशोधन है वो हो चुके हैं, तो कुल 3 बार हो चुके हैं। इसमें एक चीज और बताऊं मैं आपको, अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है ना कि आपके संविधान संशोधन है उसके बारे में प्रावधान कहाँ है, तो ये तो अनुच्छेद हो गया 368। अगर आपसे भाग पूछ ले तो भाग आपको याद रखना है कि भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत है वो संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो भाग 20 को भी आपको अच्छे से याद रखना है। भारत में जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो किसके पास है, वो है संसद के पास। तो ये भी आपको याद रखनी है। संसद है वो प्रस्तावना हो गई आपकी, संसद प्रस्तावना आपके मूल अधिकार इनके सहित है वो संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। लेकिन जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य था उसके अकॉर्डिंग है वो निर्धारित किए गए थे। तो अनुच्छेद 368 है उसके तहत संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दी गई है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यदि लोकसभा उस विधेयक को पुण्य 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। उच्च सदन द्वारा विधेयक के अस्वीकार होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। इसमें कौन सी कंडीशन होगी कि जबकि लोकसभा द्वारा तो पारित कर दी जाती है किसी संविधान संशोधन विधेयक और उच्च सदन से अस्वीकार कर दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन जो संभव है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वें अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो इसमें से बताना है, सही उत्तर चुनना है कि कौन कौन से संवैधानिक संशोधन है वो संभव हो सकते हैं। तो इन विषयों की बात करें तो मैं आपको सारे वो विषय लिखवा दूंगी जिसमें आपके राज्य के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन है वो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन है वो से भी संभव हो। पहले तो हम बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अनुच्छेद 54 में आता है, तो ये विषय भी होगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो अनुसूची 4 में होता है, अनुसूची 4। और अगला 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची हो, कोई भी सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में इनमें संशोधन हो, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ये आपके अनुच्छेद किस में आता है, ये आपके अनुच्छेद 169 में आता है। तो जो ये 4 नंबर कथन है ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति है, चाहे समाप्ति हो या फिर उसका सर्जन हो, ये किससे आता है, ये आता है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन से। बाकी के जो आपके 3 हैं कथन A, 2 और 3, ये तीनों के तीनों क्या है, ये आपके विशेष बहुमत और राज्यों के जो अनुसमर्थन होता है उसके द्वारा संशोधन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है A। इसके अलावा और कौन कौन से उपबंध होते हैं, इसके अलावा
अनुच्छेद 54 में आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। 55 में राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीति होती है, निर्वाचन की रीति, इसमें भी अगर जो संशोधन होता है तो उसमें क्या होता है कि राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन होता है। इसके अलावा जो आपका अनुच्छेद 73 है उसमें जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसके अलावा आपके जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वो किस में आता है, 162 में आता है। तो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भी इसी में आता है। आपके जो संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय, उसके अंदर कोई भी उपबंध जोड़ना हो, कम करना हो तो वो किस में आता है, वो भी आपके अनुच्छेद 241 में आता है। तो ये भी किससे होगा, विशेष बहुमत और साथ में राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन होगा। इसके साथ साथ ही अगर आप भाग 11 की बात करें तो उसमें जो आपके संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध दिए जाते हैं, विधायी संबंध, तो उनमें भी संशोधन होगा। 7वीं अनुसूची आपको मैंने बताई दी 7वीं अनुसूची में। और इसके साथ साथ जो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है वो भी किससे होता है, वो भी आपके विशेष बहुमत के साथ है, वो राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन द्वारा होता है। एक इम्पोर्टेंट है आपके जो आपका संशोधन का जो स्वयं 368वां आपका अनुच्छेद है, यानी संविधान संशोधन की जिसमें प्रक्रिया दे रखी है उसमें भी कोई संशोधन है तो उसमें भी क्या होगा, राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन होगा। तो ये मैंने सारे के सारे जिसमें राज्यों के अनुसमर्थन इसमें दिया जाएगा वो सारे मैंने आपको रिकॉल करवा दिए हैं। आपको पूछा जा सकता है जब इसमें ये 3 दिए हैं तो उसमें जो मैंने और आपको बताए हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। तो हमारा राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए देश की सुरक्षा से संबंधित था, देश की सुरक्षा से। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित था। कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से था। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित था। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन है सी, कुछ राज्यों के लिए किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से था। तो अब अगर आपसे पूछ भी ले कि प्रथम संविधान संशोधन है जो 1951 में हुआ था उसमें क्या ऐड किया गया था, क्या जोड़ा गया था, तो उसमें संविधान संशोधन है उसमें 9वीं अनुसूची तथा जो अनुच्छेद 31 है, अनुच्छेद 31 क और 31 ख, इनमें है वो जोड़ा गया था। तो आपको याद रखना है कि जो आपका प्रथम संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन कब 1951 में हुआ था, कुछ राज्यों के किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? 61वां संविधान संशोधन, 69वां, 71वां और 79वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन। अब 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। इसमें जो केंद्र शासित राज्य दिल्ली था उस दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया था। तो नेशनल कैपिटल क्षेत्र दिल्ली बनाया गया और इस संशोधन में दिल्ली के लिए क्या किया गया था? 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है नेशनल कैपिटल क्षेत्र कब बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 को विशेष दर्जा देते हुए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधनों ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A या 21 क जोड़ा गया संविधान में? 87वां संविधान संशोधन, 79वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन और 88वां संशोधन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है आपका सी, 86वां संशोधन। 86वां संशोधन अधिनियम ये कब हुआ? ये हुआ 2002 में हुआ। इसमें जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा को है वो मूल अधिकार बना दिया, यानी शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया। जो नया अनुच्छेद 21 क है उसकी घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। निःशुल्क
ठीक है। और इसमें क्या जोड़ा गया, जो नीति निर्देशक तत्वों के मामलों में अनुच्छेद जो 45 था उसकी भी विषय वस्तु को बदला गया। और इसमें आपका जो क्या था, अनुच्छेद 51 था, अनुच्छेद 51 क के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे क्या है कि ये हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को, चाहे वह उसके माता पिता हो या फिर उसका कोई अभिभावक हो, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा करवाएगा। तो आपको याद रखना है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2002 का था, उसमें क्या क्या चीज हुई थी। एक तो प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था, अनुच्छेद 21 क है उसकी घोषणा की गई थी। अगला फिर वो आपका जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें भी जो अनुच्छेद 45 है उसकी विषय वस्तु बदली गई थी। जो 45 में विषय वस्तु बदली गई थी उसमें क्या बोला गया था कि राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपलब्ध करने का प्रयास करेगा। और 51 क का मैंने आपको बता ही दिया कि एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें बोला गया था कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को, अगर वो माता पिता है तो, या फिर वो अभिभावक है तो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा और 42वें संशोधन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हम सभी को पता है, पीछे हमने बस पे बात की थी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथम संशोधन द्वारा। प्रथम संशोधन अधिनियम कब का, 1951 का। इसमें कई चीजें हुई थी, इसमें 4-5 चीजें हुई थी। एक तो इसमें ये हुआ था कि जो भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। किससे संबंधित, भूमि सुधार एंड न्यायिक समीक्षा से जुड़े वो जो अन्य कानून थे उनको सूची 9 में जोड़ा गया। इसके अलावा जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए भी उनके लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए राज्यों को शक्ति प्रदान की गई थी। इसके साथ साथ ही कानून की रक्षा के लिए जो अधिग्रहण आदि है, उनकी संपत्ति जो अधिग्रहण है उनकी भी व्यवस्था की गई थी। और जो आपके विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर 3 और प्रमुख कारकों से जो प्रतिबंध थे, उन जैसे आपके लोक आदेश हो गए, लोक आदेश, या फिर विदेशी राज्यों के साथ कोई भी संबंध, दोस्ताना संबंध बनाने हो गए, किसी अपराध के लिए भड़काना हो गया, तो ये जो प्रतिबंध थे उनको तर्कसंगत बनाया। इस प्रकार ये भी न्याय योज्य बना दिए गए थे। साथ में जो इसमें ये भी बोला गया था कि जो ये व्यवस्था है कि राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा किसी भी व्यापार व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि वो व्यापार एवं व्यवसाय के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो इसमें 4-5 चीजें हुई थी। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें प्रथम संविधान संशोधन में यही माना जाता है कि इसमें भूमि सुधार है और आपके जो न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून है उनको 9वीं सूची में जोड़ा गया। लेकिन मैंने आपको थोड़ा रिकॉल इसलिए करवाया ताकि अगर हो सके इनके बारे में भी कुछ और पूछ ले तो आप उसका राइट आंसर कर पाओ। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1974 में, 76 में, 1979 में और 1980 में। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1976 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन। सिक्किम एक नया राज्य बना 30वें संशोधन द्वारा, 34वें संशोधन द्वारा, 35वें या फिर 36वें संशोधन द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हम सभी को पता है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन था, उसमें सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इसके अलावा ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 30वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 31वां आप नोट डाउन कर लेना। 31वां क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लोकसभा की सीटें हैं वो 525 से बढ़ाकर है वो 545 की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है कि लोकसभा की सीटें वो कब किस संविधान संशोधन से बढ़ाई गई थी, तो 31वां संविधान संशोधन 1972, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, उसके द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 से कर दी गई। 34वें की बात करें तो 34वां संविधान संशोधन 1974, इसमें जो सिक्किम था उसकी संरक्षण की व्यवस्था को बर्खास्त कर दिया और उसे भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बना लिया गया। सहयोगी राज्य है वो बना लिया। तो आपको अगर आपसे पूछ ले कि आपका जो
सॉरी 35वें की बात कर रही हूँ मैं। 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन था कि सिक्किम की संरक्षण की व्यवस्था को बर्खास्त कर दिया और भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बना लिया गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन से सहयोगी राज्य बनाया गया, तो आपको याद रखना है 35वें संविधान संशोधन। और इसमें भारत को जो भारतीय संघ है उसमें सिक्किम को जोड़े जाने की जो सेवा शर्तें थी वो किस में जोड़ी गई थी? वो जोड़ने के लिए इन्होंने 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी थी। 10वीं अनुसूची। तो अगर आपसे पूछे कि सहयोगी राज्य और सिक्किम से संबंधित जो सेवा शर्तें थे उसके लिए 10वीं अनुसूची है वो 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में जोड़ी गई थी। फिर आपका जो 36वां संविधान संशोधन हुआ उसमें सिक्किम को तो भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना ही लिया गया था और उसी में 10वीं अनुसूची है उसको हटा दिया गया, उसको समाप्त है वो कर दिया गया। तो 10वीं अनुसूची को समाप्त कब किया गया था? 36वें संविधान संशोधन है 1975 में। अब 34वां रह गया। तो 34 में ऐसा क्या था? जो 34वां संविधान संशोधन था उसमें जो आपकी 9वीं अनुसूची थी, कौन सी? 9वीं। उसमें विभिन्न राज्यों के 20 भू सुधार, कितने? 20 भू सुधार और भू पट्टी अधिनियम है वो शामिल किए गए थे। तो आपसे अगर पूछ ले कि भू पट्टेदारी और भू सुधार संबंधी जो 20 अधिनियम थे वो किस में जोड़े गए थे? तो वो जोड़े गए थे 34वें संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में। तो ये तीनों चारों काफी इंपॉर्टेंट बनती है, इसलिए मैंने आपको इनको बताया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1 और 2, लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 51वां संविधान संशोधन। तो जो आपका 51वां संविधान संशोधन 2003 है, इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो क्या, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, उसमें प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, साथ में आपको याद रखना है कि जो राज्य में मुख्यमंत्री समेत जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या है वो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। किंतु राज्यों में जो सीएम समेत है वो मंत्रियों की न्यूनतम संख्या है वो 12 से कम नहीं होगी। संख्या 12 से कम नहीं होगी और प्रतिशत पूछ ले तो 15% से अधिक नहीं होगी। ये तीनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। तो इसमें बताना है कौन कौन से हैं जो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि करने आवश्यक हो। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है आपका संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये सब में है वो कम से कम आधे राज्य का क्या होना चाहिए? अनुसमर्थन होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था पीछे क्वेश्चन में। और आपका जो नए राज्यों का निर्माण है, तो नए राज्यों का निर्माण मान ले या फिर आपके वर्तमान जो राज्य है, वर्तमान राज्य है उनका क्षेत्र हो गई, उनकी सीमा होगी, उनमें परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन। तो ये किस में आता है? अनुच्छेद 3 में आता है। और इसमें जो संशोधन है वो कैसे होगा? वो होगा साधारण बहुमत से। ये क्या होगा? साधारण बहुमत से। ये मैंने आपको पिछले में भी बताया था कि जैसे राज्यों में विधान परिषद का सर्जन हो गया, समापन हो गया, वो किस में आता है? वो अनुच्छेद 169 में आता है। और वो किससे होता है? वो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है। इससे जो नागरिकता होती है उससे संबंधित भी अगर आपसे पूछ ले, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 11 में आते हैं, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन उसमें अगर संशोधन है तो वो भी साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होंगे। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन।
कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 6वां और 22वां, 13वां और 38वां, 7वां और 31वां, 11वां और 42वां। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा आपको देखते ही पता हो गया, क्योंकि मैंने आपको पीछे ही वो 31वां संविधान संशोधन है वो बता दिया था, जिसमें जो आपकी लोकसभा की सीटें है वो कितने से बढ़ाकर कितनी की गई थी, ये मैंने पीछे ही आपको बताया था। तो आपको 31वां तो एक में ही दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसमें क्या किया गया था? जो राज्य के 4 वर्ग थे, जो 4 श्रेणियां थी, भाग क, ख, ग और ग, इनको समाप्त करके यहाँ पे 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित जो आपके प्रदेश हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश यूटी है, उनको स्वीकृति मिली थी। और केंद्र शासित प्रदेश होंगे उसमें न्याय जो उच्च न्यायालय होगा उसके न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया था। इसी में 7वें में ये बताया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर सामूहिक न्यायालय की स्थापना की जाए तो वो हो सकती है। और जो उच्च न्यायालय है उसमें अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति व्यवस्था ये भी इसमें किया गया था। तो मैं जब आपको वो संविधान संशोधन बता ही रही हूँ तो थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ ताकि वो आपका अच्छे से कवर हो जाए। और 31वें संविधान संशोधन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि 31वां कब हुआ था? 1972 में हुआ था। उसमें लोकसभा की सीटें हैं वो 525 से बढ़ाकर है कितनी कर दी गई थी? 545। इसीलिए मैंने पीछे आपको ये बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आगे बढ़े। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई थी? 22 हो गई थी। तो इसमें 90वां, 91वां, 91वां, 92वां और 93वां। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 92वां संविधान संशोधन। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसमें आप वो चारों भाषाएं भी याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी और अगली मैथिली और संथाली। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई तो टोटल कितनी हो गई थी? 22 भाषाएं हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके साथ ही आप 71वां संविधान संशोधन भी याद रख सकते हैं। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। उसमें कितनी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 कौन कौन सी? आप ऐसे याद रख सकते हैं। नमक से कौन से आ जाएंगी? नमक से आपकी आ जाएंगी नेपाली, मै से आपकी कौन सी आएगी? मणिपुरी और कै से कोंकणी। ये 3 भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। इसके साथ साथ ही जो अनुसूचित भाषाओं की संख्या थी वो कितनी हो गई थी? 18 हो गई थी। तो आपका 71वां और 92वां दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 71वें में 3 जोड़ी गई थी और 92वें में क्या जोड़ी गई थी? 4। और मैंने चारों और तीनों आपको बता भी थी। तो आपसे अगर कभी पूछ ले तो आपका क्वेश्चन है वो राइट होना चाहिए। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके राजस्थान, जो आपका मैंने बताया था राजस्थान आधुनिक हिस्ट्री में 20वीं शताब्दी के जनजातीय आंदोलन वहाँ से शुरू हो गए हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी ओर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ और इनसे जो बनेंगे क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये क्लास है वो प्रोवाइड हो और उनका अच्छे से फ़ायदा हो। मजदूर आंदोलन, भील आंदोलन, छात्र आंदोलन और किसान आंदोलन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन है बी, भील आंदोलन। भील आंदोलन के जो योग्य नेता थे उन्हें माना जाता है किनको? मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत को जो 1921-22 में जो मेवाड़ में भीलों में, कहाँ पे? भीलों में जो आदिवासी किसान आंदोलन हुआ था, तो उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? मोतीलाल तेजावत ने। तो ये है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। इस साइड है वो आंदोलन दे रखे हैं और इन साइड उनके प्रमुख नेतृत्वकर्ता दे रखे हैं। पहले की बात करें, बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक, बिल्कुल सही। बेंगू किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी। मीणा आंदोलन, मोतीलाल तेजावत। तो ये गलत हो गया, हमने अभी पढ़ा था। ये किससे संबंधित है? भील आंदोलन से। भील आंदोलन। तो ये है जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भक्त आंदोलन, गुरु गोविंद गिरी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी।
आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। एक्के आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्र में आंदोलनरत थे? विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, प्रकाश चंद्र और सज्जन सिंह। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बी हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में एक्के आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, तो आपका राइट आंसर वही होगा, कौन किसने? मोतीलाल तेजावत ने। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन कि एक्के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्ति दिलवाना, भीलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाना और भील राज्य की स्थापना करने के लिए भीलों एवं ग्रासियों का संगठन बनाना। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भी। जो भील किसान थे तो उन किसानों की भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्ति दिलवाना। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो एक्के आंदोलन है वो किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, तो वो हुआ था मातृकुंडिया से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछ ले कि एक्के किसान आंदोलन ये कौन सा है, एक्के किसान आंदोलन है, उससे कौन मतलब उनसे किसका संबंध है, तो ये भी आप बता सकते हो, मोतीलाल तेजावत। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, जैसे पूछ लिया कि एक्के आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ से हुआ, तो मातृकुंडिया से हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि मोतीलाल तेजावत है वो किस आंदोलन से संबंधित है, तो वो एक तो भील आंदोलन से भी संबंधित है, साथ में आपका जो एक्के किसान आंदोलन है उससे भी संबंधित है। तो ये क्वेश्चन है कई बार ऐसे घुमा फिरा के पूछ ले जाते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है मेवाड़ पुकार क्या है? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था। केसरिंग बारठ द्वारा रचित एक सूर्य गाथा थी और जैन नारायण व्यास द्वारा संपादित मासिक पत्रिका। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था। आगे बढ़े, अगर आपसे पूछ ले कि मेवाड़ पुकार ये कितना था, इसको बोलते हैं मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र, क्योंकि इसमें है उनकी 21 मांगे थी, 21 मांगे थी। तो मेवाड़ पुकार है वो 21 सूत्री मांग पत्र था। इसका अगर संबंध पूछ ले तो वही किससे है? मोतीलाल तेजावत। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में और जमींदार परिवार में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, बंजारा परिवार में। एक जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया था ना कि जो मोतीलाल तेजावत है वो भील आंदोलन से संबंधित है, तो अगर आपसे पूछ भी लिया जाए ना कि भील आंदोलन है वो कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से छेड़ा गया था और वो कब हुआ था? जुलाई 1921 में। जुलाई 1921 में, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे भी याद आया तो मुझे लगा बताना चाहिए। तो भील आंदोलन जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से? झाड़ोल से। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे बढ़े, हम जो भी टॉपिक कर रहे हैं उसे अच्छे से करेंगे ताकि उससे बाहर हमारा कोई क्वेश्चन है वो ना निकले। गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है? गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, अभी पढ़ा हमने, बिल्कुल सही है। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ। गोविंद गुरु ने बांसिया ग्राम में धूनी एवं निशान की स्थापना की, बिल्कुल सही। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, ये भी सही है। जो गलत है वो ऑप्शन है बी है, जो कि गलत दिया हुआ है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व है वो किया गया था? गोविंद गिरी, गोबपालिया और पुंजाधीर जी के द्वारा, माणिक्य लाल वर्मा व गोविंद गिरी जी के द्वारा, जमनालाल बजाज व विजय सिंह पथिक और गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत। हमारा जो कंफ्यूज होगा वो ए और डी में होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये तो इनसे संबंधित नहीं थे। हमें बस पर से जो भगत आंदोलन का है तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे भगत आंदोलन हो गया और आपका जो भील आंदोलन हो गया और एक एक्के आंदोलन हो गया, इनमें हमारे है वो क्या रहते हैं? कन्फ्यूजन रहते हैं। तो आपको याद रखना है, एक्के आंदोलन और भील आंदोलन से संबंधित है मोतीलाल तेजावत और भगत आंदोलन से संबंधित है गोविंद गिरी। कौन थे? गोविंद गिरी और साथ में पुंजाधीर जी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी आपका कन्फ्यूजन है उसे दूर किया जाए। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा।
आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। सुरजी भगत राजस्थान के किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक नेता थे? भील, मीणा, गुर्जर और ग्रासिया। तो राइट आंसर ऑप्शन है भील जनजाति के। अगला क्वेश्चन, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो भगत आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी जी ने और पुंजाधीर जी ने। अभी हमने बात की वो किस क्षेत्र में शुरू हुआ था ये हमें बताना है। तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, सिरोही पाली और बाड़मेर और सिरोही। तो राइट आंसर ऑप्शन बी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये शुरू हुआ था। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व है वो निम्न में से किसने किया था? अर्जुनलाल सेठी, स्वामी गोविंद गिरी, जमनालाल बजाज और दामोदर दास राठी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्वामी गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये मैंने दोनों ही क्वेश्चन करवाए हैं, एक दूसरे से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया था तो आप बताओगे गोविंद गिरी जी ने किया था, गोविंद गिरी ने जी किया था। तो भील से संबंधित हो डूंगरपुर बांसवाड़ा तो वहां आपको नाम गोविंद गिरी दिखाई देगा। अगर आपको भील आंदोलन से संबंधित अगर सीधे देखा जाए तो वो कौन होंगे? वो होंगे आपके मोतीलाल तेजावत। और ये अगला ये क्वेश्चन आ गया किस इलाके के बारे में? डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन। तो कौन हो जाएंगे? स्वामी गोविंद गिरी। अगला क्वेश्चन, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था 1923 में, 1933 में, 1935 में और 1939 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1933 में हुआ था। और मीणा क्षेत्रीय सभा के गठन के बारे में जो मीणाओं पर जो एक आपका जो उनको पुलिस चौकी पर आके उनको हाजिरी भरनी पड़ती थी, इस बारे में जो इनका आंदोलन था इसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अब यहाँ से आपके राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए जिसमें हम मृदा और जलवायु ये दोनों टॉपिक है कवर करेंगे। पहला हम करते हैं मृदा। इसमें मृदा के प्रकार दे रखे हैं और इस साइड है वो जिले दे रखे हैं। हमें इसमें बताना है इनका सही मिलान हमें करना है, सही सुमेलित हमें करना है। एरिडोसोल्स है, अगर एरिडोसोल्स की बात करें तो हमें इनमें सुमेलित देखना है। तो एरिडोसोल्स है वो कौन सी होती है? ये शुष्क जलवायु क्षेत्र में पाई जाने वाली, यानी हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है उस क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में है ये पाई जाती है। तो आपका ये तो गलत हो गया। अल्फीसोल्स की बात करें तो अल्फीसोल्स होती है ये जो आपका जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर और आपकी झालावाड़ इन जिलों में पाई जाती है। तो इसकी बात करें तो बीकानेर संभागीय, उल्टा दे दिया ना, ये इसमें होना चाहिए था। इनसेप्टिसोल्स की बात करें तो इनसेप्टिसोल्स जो कि पहाड़ी मृदा बोलते हैं, जिसे पथरीली मृदा होती है। तो भीलवाड़ा, पाली, ये इन्होंने बिल्कुल सही दिया है, ये इन्होंने बिल्कुल सही दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है थर्ड किससे ही सुमेलित है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास है वो किया गया है? इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, चंबल नहर और भरतपुर नहर। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, इंदिरा गांधी नहर है, उस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास है वो किया गया है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? बागाती कृषि, झूमिंग कृषि, गहन कृषि और सीढ़ीदार कृषि। इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें कौन सी जिम्मेदार नहीं है मृदा अपरदन के लिए, तो वो है हमारी ऑप्शन है फर्स्ट, बागाती कृषि। बाकी जो झूमिंग कृषि होगी, गहन कृषि होगी, सीढ़ीदार कृषि होगी, ये कहीं ना कहीं मृदा अपरदन का कारण है, क्योंकि थोड़े स्थान पे ज़्यादा कृषि होगी तो गहन कृषि हो गई, झूमिंग कृषि हो गई, ये आपके जो जंगल होते हैं उनको काट कर वगैरह, सीढ़ीदार होगी, आपके जो पहाड़ों पर है वहाँ से बनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं ये मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार होती है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं होती है वो लिथोसोल्स भी कहलाती हैं? दोमट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा और लाल मृदा।
तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है थर्ड। पर्वतीय मृदा होती है वो लिथोसोल्स भी कहलाती है। अगर हम बात करें कि जो पर्वतीय मृदा है उसकी बात करें कि कहाँ पर पाई जाती है, तो ये उदयपुर व कोटा क्षेत्र में पाई जाती है। उदयपुर व कोटा में पाई जाती है। इसमें जो मिट्टी की गहराई होती है, मिट्टी की गहराई वो कम होती है, गहराई कम होती है। इसके कारण ये खेती के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होती, यानी ये वो खेती के लिए अनुपयुक्त होती है, क्योंकि ये जो पहाड़ी भागों में है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मृदाओं के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? बोरोन, पोटास, मैग्नीज और कॉपर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू पोटास। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? निस्पंदन विधि, पाइराइट विधि, जिप्सम का यूज करके और चूना का यूज करके। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। जो लवणीय मृदा होती है, जो जिसे कलर भी बोलते हैं, रेह भी बोल देते हैं, तो उसको किससे सही किया जा सकता है? जिप्सम का यूज करके। उसे अम्लीय जो उसके लवण होते हैं उनसे दूर करके उससे मिट्टी को सुधारा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। लाल चिकनी बलुई मिट्टी यानी लाल लोमी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? कोटा चित्तौड़गढ़ में, बारां झालावाड़ में, उदयपुर डूंगरपुर में और अजमेर और पाली में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। जो लाल लोमी मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है आपके उदयपुर और डूंगरपुर में। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन। मैं मृदाओं से सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ, बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन और जो हार्ड भी होते हैं वो भी क्वेश्चन। यानी मृदा से जो हमने यहाँ से जो क्वेश्चन कर लिए तो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राजस्थान में किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? उदयपुर में, सीकर में, जयपुर में और सिरोही में। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, सीकर में पाया जाता है। अब आप ये सोचो कैल्सी ऑर्थिड होता क्या है? तो मैंने आपको बताया था एरिडोसोल्स बोल दे या एरिडीसोल्स बोल दे। तो जो एरिडोसोल्स ये मिट्टी होती है ये कहाँ पाई जाती है? ये खनिज मृदा होती है, खनिज मृदा होती है। मैंने आपको बताया कि ये शुष्क जो आपका जलवायु क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है, यानी जो हमारे राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है इस क्षेत्र में है ये पाई जाती है। तो इसमें मैंने आपको नाम बताया था, जैसे बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू ये क्षेत्र हो गए। तो इस क्षेत्र में तो यहाँ पे क्या आ गया? सीकर आ गया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन टू हो गया। बाकी अगर पश्चिमी राजस्थान का और कोई जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, कुछ जोधपुर का भाग, कुछ पाली और जालोर का कुछ भाग ये भी आ जाते तो ये भी इसमें सही होता। अब ऑर्थिड क्या होते हैं? जो ये आपकी एरिडोसोल्स होती है इसका जो उप मृदा कण होता है, मृदा कण होता है उसे बोलते हैं ऑर्थिड। ये ऑर्थिड के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे केम्बो ऑर्थिड भी आता है। ये जो कैल्सी ऑर्थिड है इसकी जगह केम्बो ऑर्थिड भी आता है। तो अगर आपसे पूछ ले केम्बो ऑर्थिड कहाँ पाए जाते हैं तो आप बता दोगे जहाँ एरिडोसोल्स पाई जाती है। कैल्सी ऑर्थिड हो गया आपका, सिलोर ऑर्थिड हो गया, सिलोरे ऑर्थिड हो गया, पेली ऑर्थिड हो गया। बस आपको ध्यान रखना है ऑर्थिड वर्ड का कि ये किस में पाए जाते हैं? एरिडोसोल्स के क्या होते हैं? उपमृदा कण होते हैं। ये चीजें ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन टू। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? वनस्पति अवनयन, जल अपर्दन, पवन अपर्दन और जल सेंसन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड है, पवन अपर्दन है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन। लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला है? सिरोही, कोटा, डूंगरपुर और बीकानेर। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन और अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। तो इसमें अगर हम पूछे मरुस्थलीकरण का कारण ये नहीं है ऑप्शन थर्ड कि अम्लीय भूमि का यूज करना है, वो मरुस्थलीकरण नहीं होगा। बाकी अगर आबादी भी बढ़ रही है, मौसम की परिस्थितियां भी ऐसी है कि धूल भरी आंधियां चल रही है तो उससे पवन अपर्दन हो जाएगा, उससे मरुस्थलीकरण ही बढ़ेगा। बढ़ती आबादी से होगा, वनोन्मूलन से होगा। लेकिन जो ऑप्शन फोर्थ है उससे कहीं भी मरुस्थलीकरण है वो मरुस्थल नहीं बढ़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन।
राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा है वो पाई जाती है? एरिडोसोल्स व एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स व एल्फीसोल्स, इनसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स व एल्फीसोल्स। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट एरिडोसोल्स व एंटीसोल्स। क्यों? क्योंकि जो आपकी एरिडोसोल्स है वो आपकी पश्चिमी राजस्थान वाली पाई जाने वाली आपकी क्या है, यानी शुष्क जो जलवायु होती है वहाँ पर पाई जाती है। और ये जो एंटीसोल्स बोलते हैं ये भी तो क्या कौन सी है, ये उसी मृदा वर्ग का आ जाता है। तो इसमें भी यही पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। कौन सी मृदा को ऊसर, रेह, अल्काइन आदि के रूप में जाना जाता है? पूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, लवणीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है थर्ड, लवणीय मिट्टी है उसे ही ऊसर बोल देते हैं, उसे ही रेह बोल देते हैं, उसे ही अल्काइन बोल देते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में मिट्टी के ऊपर जो सफ़ेद लवणीय परत जमती है, सफ़ेद लवणीय बालू जमा हो जाती है, बालू या सफ़ेद परत है वो जमा हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? तो आप बता सकते हो कि उसे क्या बोलते हैं? रेह बोलते हैं। ये भी दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के मिट्टी के ऊपर जो सफ़ेद लवणीय बालू जम जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे रेह बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारे राजस्थान ज्योग्राफी की जलवायु टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम इस आपका जो टॉपिक है उसको अच्छे से करेंगे। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है कुछ स्थानों पर सैवनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावलीय पहाड़ियाँ दक्षिणी पश्चिम हवाओं के समांतर है, अति तिरुगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कि केवल कुछ स्थानों पर सैवनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, उसी से मई जून महीनों में राजस्थान में धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी होती है। आपसे पूछ ले कि राजस्थान में जो धूल भरी आंधियां चलती है उनके चलने की जो आवश्यक दशा है वो आवश्यक दशा कौन सी है? तो आपको एक ही चीज याद रखना है, सैवनीय क्रियाएं, सैवनीय क्रियाएं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है? यानी कभी तो बहुत कम ही वर्षा होगी, कभी होगी नहीं, कभी थोड़ी होगी, कभी ज़्यादा होगी, इस प्रकार। सुदूर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट, सुदूर पश्चिमी भाग। अगला क्वेश्चन। थार्नमेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? इसने बोला है थॉर्नमेट के अनुसार, और साथ में इसने ये भी बोल दिया कौन से क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में, जैसलमेर को इसने मेंशन कर दिया। हमें किसके बारे में बताना है? इसी के बारे में बताना है। EAD, CAW, DAW और DBW। तो हमें देखते ही पता चल गया। अगर उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु बोलता तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता, लेकिन इसने जगह का नाम ही दिखा दिया कि ये किस में आता है वर्गीकरण के हिसाब से। तो ये आता है EAD में, EAD में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, किस ओर से किस ओर की ओर बहती है? कि इनकी जो आपकी दिशा बोल दे कि इनकी दिशा है वो किस ओर रहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, या फिर स्थल से समुद्र की ओर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कि समुद्र से स्थल की ओर। मानसून पवनी है वो ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों में समुद्र से स्थल की ओर बहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तनता के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्त करता है? यह असंबंधित है, यानी इन दोनों का कोई संबंध ही नहीं है, या ये प्रतिलोम रूप में यह सह संबंधित है, धनात्मक रूप से सह संबंधित है, और सुनिश्चित करने हेतु कोई सूचना नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, ये प्रतिलोम रूप से सह संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग दक्षिणी भाग, दक्षिणी पश्चिम भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग और उत्तरी पूर्वी भाग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी पश्चिम भाग है, वहाँ पे न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन
बी। अब जलवायु से जरूरी नहीं है कि बस हम इतने क्वेश्चन कर ले कि माउट कहाँ होती है, माउट क्यों होती है, न्यूनतम दैनिक तापांतर कहाँ होता है, न्यूनतम वायुदाब कहाँ होता है, शुष्क जिला कौन सा है, वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। ये सब चीजें नॉर्मल होती है, हमें पता भी है, आता भी है। लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें एग्जामिनर है वो घुमा फिरा के देता है, जिसमें हमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। इसीलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन से आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे, फिर उसके जो आपको ऑप्शन दिए हुए उनको अच्छे से रीड करोगे, फिर अपना आंसर है वो टिक करोगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। किस वर्ष में बाड़मेर के कवा स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? 5 में, 2006 में, 7 में और 8 में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 2006 में आई थी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, मार्च से जून और अक्टूबर से दिसंबर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर है वो लौटते मानसून की ऋतु है। अगर आपसे पूछ ले आने की तो वो जून में होती है। अब आप कमेंट करके बताना कि किस तारीख को है राजस्थान में फर्स्ट मानसून या फर्स्ट दिन होता है मानसून का, कमेंट करके आप जरूर बताना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है सी, अक्टूबर से दिसंबर। अगला क्वेश्चन। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अरावली की अवस्थिति, वृष्ट छाया प्रदेश की अवस्थिति, मानसून आगमन के समय में अति उष्णता, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब। तो राइट आंसर ऑप्शन डी कि इसका कोई भी उससे नहीं है कि अल्प वर्षा होगी। अरावली की अवस्थिति है हाँ, क्योंकि इसके समांतर है वो चली जाती है आपकी पौने। वृष्ट छाया प्रदेश, क्योंकि जो अरावली है वो वृष्ट छाया प्रदेश बनाती है, तो इस वजह से नहीं होती। मानसून आगमन के समय में अति उष्णता होती है, तब भी यहाँ पे है वो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा है वो कम होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र और अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी कि पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंश कौन सा है? वो है आपके अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान की आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण क्या है? वायुमंडल में उच्च शुष्कता होती है, स्वच्छ आसमान होता है, रेतीली मिट्टी व वनस्पति की कमी, उच्च वायुमंडलीय दाब, नगन चट्टानों की उपस्थिति, रेत के टीलों का पाया जाना, झीलों की उपस्थिति, बिखरे अधिवास व तीव्र वायु की गति और निम्न अपेक्षिक आर्द्रता और दिन में अधिक तापमान व तेज वायु की गति। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है फर्स्ट। राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान के आकस्मिक गिरावट होती है उसकी शुष्कता के कारण, स्वच्छ आसमान के कारण और सबसे ज़्यादा होती है रेतीली मिट्टी, क्योंकि रेतीली मिट्टी होती है वो गर्म भी सबसे जल्दी होती है, वो ठंडा भी सबसे जल्दी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु विषम है, वह दिन व रात के तापक्रम में भिन्नता पाई जाती है। तो इसमें है वो आपका जो कारण आ रहा है वो एक इससे व्याख्या कर रहा है कि जलवायु विषम क्यों है, क्योंकि दिन रात तापक्रम में भिन्नता पाई जाती है। भी दिन में बहुत ज़्यादा वहाँ पे तापमान रहता है, तो जिससे जो वहाँ की वो मिट्टी होती है वो बहुत अधिक जल्दी है वो गर्म हो जाती है। फिर रात को है वो ठंडी जल्दी होती है, इस कारण है वो रात का तापमान है वो ज़्यादा जल्दी नीचे आ जाता है। तो आपका कथन ए की सही रूप से व्याख्या करता है आर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही भी हैं और आर है वो ए की ठीक व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वो ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्षा है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम से घटती जाती है। यानी इसने क्या बोला है, आप ऐसे क्वेश्चन हो थोड़ा सा डायग्राम है वो बना के आप फिर इसको पढ़ें क्योंकि उससे अच्छे से समझ में आ जाता है। अब इसने पूछा है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व से, यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्व हो जाता है ये, इससे उत्तर और उत्तर पश्चिम से घटती होती जाती है, यानी उत्तर और उत्तर पश्चिम इस साइड जब वर्षा जाती है तो वो घटती हुई जाती है, यानी कम होती है। मानसून के अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का मुख्य स्रोत है अरब सागरीय। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है और राजस्थान का 50% भाग शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु का है। इसमें से हमें सही कथन है वो बताना है। तो अगर हम इसमें सही कथन की बात करें तो इसने पहला सबसे सही बोला है कि जब यहाँ से वर्षा जाती है तो कम होती जाती है, इस इलाके में ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है, तो ये तो इसकी सही बात है। दूसरी हम बात करें कि मानसून के अरबीय शाखा से राजस्थान में वर्षा का मुख्य स्रोत है, ये भी बिल्कुल सही है। और 50% भाग है शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु का है, तो ये फोर्थ भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 4 ऑप्शन है सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। यानी जब जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया तो वर्षा को आधार है वो किन्होंने माना है, कोपेन ने, केंड्रू ने, त्रिवार्था ने और थारनवेट ने। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, त्रिवार्थी ने। त्रिवार्थी है उन्होंने है वो वर्षा को जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण माना है। ऐसे जब इन्होंने जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किया था तो आधार किसको माना था, वर्षा को माना था। अगर ऐसे ही आपको पूछ लिया जाए कि वनस्पति को आधार किसने माना था, कि जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण करते हुए वनस्पति को किसने आधार माना था, तो वो माना था कोपेन ने। ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है वर्षा को आधार त्रिवार्थी ने माना था, वनस्पति को आधार कोपेन ने माना था। ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको 55 क्वेश्चन करवा दिए हैं, मेरी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है। तो कल के टॉपिक मैंने बता ही दिए कि हमारे कल के टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो आपने अच्छे से क्लास ले, अच्छे से इसका रिवीजन करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अभी एग्जाम के काफ़ी कम दिन रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।